बंध, रासायनिक बंध के प्रकार। बंध कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला देखते हैं आप लोग आयनिक बंध। आयनिक बंध, जिन यौगिकों में आयनिक बंध पाई जाती है वो यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है। एक एग्जांपल तो देखो, यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बने बंध। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना बंध आयनिक बंध कहलाता है। इसमें धन आयन और ऋण आयन होते हैं। एग्जांपल देखो, सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करें, 2 8 1, अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। लोएस्ट डॉट सिंबल इस तरह बना देता हूं। क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 7, अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो, अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए इसको, और ये अष्टक पूर्ण करना चाहता है, 8 करना चाहता है अंतिम कोश में, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। मान लेते हैं इसने इस इलेक्ट्रॉन को इसको दान कर दिया, तो सोडियम पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो Na+ बन गया, और Cl पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। पहले था इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें इससे 7 इलेक्ट्रॉन थे और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इसमें माइनस चार्ज आ गया, तो Na+ Cl- दोनों आगे एक दूसरे के साथ मिल गए और इस तरह से बन गया NaCl। ये यौगिक कैसा यौगिक कहलाएगा, एक आयनिक यौगिक कहलाएगा। आयनिक यौगिक, क्योंकि इसमें आयन बने हुए हैं, धनायन ऋणायन। दूसरा बंध आप जानते होंगे, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, ये क्या होते हैं सहसंयोजी बंध? इलेक्ट्रॉन के साझे से बना बंध। साझा, साझा मतलब दोनों म्यूचुअल साझेदारी होती है, यानी कि दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर के बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति भी करते हैं। यानी यहां पर कहा जाता है कि अगर एक परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, दूसरे परमाणु को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो दोनों एक इलेक्ट्रॉनों को साझे में देता है और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो बनते हैं वो दोनों के लिए होता है, ये साझा होता है। मैं आपको यहां पर एग्जांपल दिखा दूं, क्लोरीन को लेकर चलते हैं। क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि यहां पर देख रहे हो आप, प्लस दूसरा क्लोरीन भी इसके नजदीक आ रहा है। चलिए, ये अब ये दोनों क्लोरीन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखेंगे, क्लोरीन, एक क्लोरीन हुआ और ये आयुग्मित इलेक्ट्रॉन आया, और दूसरा क्लोरीन ये है, उसके अंतिम कोश में ये आपके पास 7वां इलेक्ट्रॉन आया। ये तो आप देख रहे हो कि ये इस तरह से इस परमाणु का हुआ ये सभी इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरे परमाणु का भी ये हुआ ये इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हो कि इस घेरे में कितने इलेक्ट्रॉन था, पहले 7 इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहां पर अब जब दोनों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक साथ आया तो युग्मित हुआ। अब देखा जाए तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि किसी ने किसी को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है ना, किसी ने पूरी तरह से लिया है, वो दोनों के लिए है। सो यहां पर साझेदारी हुआ, तो ऐसे यौगिक जो Cl2 है यह बन गया है। इसको लिखने का तरीका ये भी अपनाते हैं हम लोग, ClCl। तो यह कैसा यौगिक है, यह कहलाएगा एक अणु है सहसंयोजी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। अब मैं आखिरी बार जा रहा हूं अब उप सहसंयोजी यौगिकों में। उप सहसंयोजी यौगिक या उप सहसंयोजी बंध। उप सहसंयोजी बंध कब बनता है, जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो यहां पर एक और बात कहा जाता है, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बना बंध। यहां पर एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन युग्म साझे में भाग लेता है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन युग्म साझे में भाग लेता है। तो यहां पर अगर मैं कहूं बोरॉन के अंतिम कोश में है इस तरह से 3F जुड़ा हुआ है, तो BF3 है। बोरॉन के अंतिम कोश में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर देखो तो इसके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हुए। बोरॉन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये साझेदारी किया, साझेदारी से BF3 बना। ऐसे ही नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो हाइड्रोजन के साथ 3 जगह बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3। अब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, BF3 इस तरह से, और दूसरी तरफ है नाइट्रोजन अमोनिया H और ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म इनके साथ इनको साझे में लेती है। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म इनके साथ साझे में है, मतलब ये हुआ बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जो एक ऐसा परमाणु जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है उसके द्वारा प्रदान किया गया है। मैं आपको कहूंगा ये बंध तब बनता है जब एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन युग्म हो, किसी अणु के किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म हो, और दूसरा ऐसा भी परमाणु हो किसी अणु में जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म इनको प्रदान की जाती है। तो यहां पर जो बना बंध है उसे उप सहसंयोजी बंध कहते हैं, और इस बंध को दर्शाने के लिए तीर के निशान का प्रयोग किया जाता है। दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर तीर का निशान लगाया जाता है। ये सारी बातें आपने क्लास 11th में रासायनिक बंध में पढ़े हैं। मैं आपको रिवाइज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको उप सहसंयोजी यौगिकों के बारे में बताना है, और यहां पर ये एक उप सहसंयोजी यौगिक का एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब यहां पर हम आपको कहेंगे बात को लेकर के कि यहां पर मैंने लिखा था एग्जांपल में K4FeCN6। तो आपको बताऊंगा बड़ा ब्रैकेट में क्या है। ये जो Fe देख रहे हो ना आयरन, इस आयरन के साथ ये जो Cn है वो इलेक्ट्रॉन पेयर, इसी तरह से 6 Cn इनको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, इसी तरह से
तो मतलब ये हुआ, ये केंद्रीय परमाणु धातु परमाणु और इस CN के बीच में एक बंधन है उपसहसंयोजी बंध का। इसी कारण से इस यौगिक को कहा जाता है उपसहसंयोजी यौगिक। और इस प्रकार के रसायन को कहा जाता है उपसहसंयोजी रसायन, जिसके बारे में आज पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। देखिए, हम उपसहसंयोजी यौगिकों की तरफ जाने से पहले यह समझें कि दो या दो से अधिक यौगिकों के विलयन को अगर आपस में मिलाते हैं और उसके विलायक को वहां से हटा देते हैं तो एक नए प्रकार का यौगिक बनता है जिसे कहा जाता है योगशील यौगिक। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो योगशील यौगिक दो प्रकार का देखने को मिलेगा। योगशील यौगिक, ये लीजिए, आणविक या योगशील यौगिक या योगात्मक यौगिक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक कहलाता है द्विक लवण, जिसको जालक यौगिक कहते हैं। अब देखिए योगशील यौगिक क्या है, योगात्मक यौगिक क्या है। जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों के विलयनों को उसको एक निश्चित अनुपात में मिलाकर उसके विलायक को हम वाष्पित कर दें तो एक उनके आपस में, उन यौगिकों का एक आपस में एक निश्चित अनुपात वाला यौगिक प्राप्त होता है, जिसको कहा जाता है आणविक। क्या लिखा है? आणविक अनुपात में मिलाकर वाष्पीकृत करने पर, जब वाष्पीकृत करने पर जो नए पदार्थ प्राप्त होते हैं उन पदार्थ को कहा जाता है आणविक या योगात्मक यौगिक। मैंने क्या कहा उसको जरा समझेंगे। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दूंगा, जरा समझेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिलेगा, जैसे कार्बन लाइट एग्जाम्पल मिलेगा और कुछ चीजें मिलेंगी, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक विलयन है KCl का, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का, और ये विलयन है तो उसमें पानी भी है काफी मात्रा में, तो ये ले लिया मैंने। और एक ले लिया मैंने KCN और FeCN ट्वाइस इनका। मैंने क्या किया, इनके विलयन लिए और इनको आपस में मिलाया, और मिलाने के बाद इनके पानी को वाष्पीकृत कर देता हूं। तो इनको मिलाया तो ये मिल गया KCl.MgCl2.6H2O बन जाता है। इस तरह का एक कंपाउंड बन जाता है। ये अपने आप में स्वतंत्र यौगिक है, लेकिन हमने उसके विलयनों को मिला करके फिर अलग कर दिया, मैंने उसके पानी को हटा दिया। सो यहां पर मुझे एक कंपाउंड मिला। इस कंपाउंड को कहेंगे हम यहाँ पर, इस तरह का कंपाउंड मिला। दूसरे में क्या देखते हैं कि ये 4 बार KCN को लेकर के एक निश्चित मात्रा में मिल जाते हैं। 4 KCN जो है K4FeCN6 इस तरह का कंपाउंड बना लेता है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी समझेंगे। हमने दो यौगिकों के विलयन को मिलाकर के रिक्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टल बन गया, ये ठोस पदार्थ प्राप्त हो गया। ये भी ऐसे ही दो पदार्थों के विलयन को मिलाकर के हमने एक ठोस पदार्थ प्राप्त किया। इस तरह से ये जो ठोस प्राप्त हुआ है उसकी एक निश्चित संगठन है, निश्चित अनुपात है KCl का, MgCl2 का और 6H2O के साथ। इसमें क्या हुआ, KCN इसमें 4 बार है, मिल जाते हैं, .FeCN ट्वाइस ऐसा प्राप्त होता है। ये दोनों का अगर हमने बाद में इनका जब अपघटन करते हैं, जल में घोलते हैं, तो हमें K+CN- नहीं प्राप्त होता है, इसमें K प्राप्त होता है और बाकी सारी चीजें छिप जाती है वहां से। तो ये सारी चीजों को हम देखें आगे जाकर के बहुत कुछ समझ में आएगा, तुरंत नहीं समझ में आता है। तो हमने ये समझा कि दो या दो से अधिक सरल यौगिकों को, क्योंकि NaCl, KCl, MgCl ये सब क्या कहलाता है, सरल लवण कहलाता है, सामान्य लवण कहलाता है, ये सब सामान्य लवण कहलाता है। अब ये मिलकर के एक नए प्रकार का लवण प्राप्त हुआ, ये और ये, इनको कहा जाएगा योगात्मक यौगिक या योगात्मक लवण कहलाता है। ये योगात्मक लवण दो प्रकार का प्राप्त हुआ है। एक में उनके सरल अनुपात दिखाई दे रहे हैं, दूसरे में जो सरल अनुपात मिला है वो कुछ निश्चित संरचना बना करके निश्चित रूप में व्यवस्थित हो जाती है, ये दूसरे टाइप का मिला। तो ये जो पहले टाइप का जो मिला है वो क्या है, ये जो पहले टाइप का जो मिला है वो द्विक लवण है, और ये जो दूसरे टाइप का जो प्राप्त हुआ है उपसंयोजी यौगिक है। दोनों को परिभाषित करेंगे तो दोनों अलग अलग समझ में आने लगेगा। जरा देखिए, पहला द्विक लवण किसे कहेंगे। देखिए साहब, द्विक लवण को परिभाषित करने का एक तरीका है कि दो या दो से अधिक सरल लवणों के जलीय विलयन को आपस में मिला करके उनका रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो उनमें जो क्रिस्टल प्राप्त होता है, पहले दोनों जो सरल लवण थे वो ना होकर के एक नया लवण प्राप्त होता है। उसमें उन लवणों का एक निश्चित अनुपात होता है, लेकिन जब उनको पुनः जल में घोला जाता है तो पुनः जल में घुल करके अपने सामान्य लवण के आयन के बराबर आयन मिलता है। जैसे मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, जरा ध्यान समझेंगे। KCl और MgCl2 प्लस पानी, ये मिल करके मुझे ये मिलता है KCl.MgCl2.6H2O मिलता है। यहां पर ये 6 पानी उसके क्रिस्टलाइन वाटर के रूप में रहता है। अगर मैं ऐसा करता हूं, ये अलग अलग पदार्थ है, इनको KCl का ही विलयन को मैं पानी में अगर घोलूं तो मुझे मिलेगा K+ और Cl- प्राप्त होगा। MgCl2 को मैं पानी में घोलूं तो मुझे मिलेगा Mg+2 और Cl- प्राप्त होगा। इसी तरह से मैं अगर KCl.MgCl2.6H2O है, इसको पानी में घोलूं तो मुझे K+, Cl- और Mg+2 और H+ और OH- ये सब मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी भी है तो पानी भी विघटित हो जाएगा। चलो ये भी मान लेते हैं, आयन की उपस्थिति में H+ और OH-। अब आप देखो, पहले जिस जो आयन मेरे पास था, जो लवण था, उनको पानी में घोलने पर उनके आयन मिल रहे हैं K+, Cl- और ये Mg+2 Cl-2। तो ये बोला गया है, ऐसा भी हुआ। और मैं जो लवण प्राप्त हुआ है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, द्विक लवण बोला है, ये द्विक लवण भी, इसको भी अगर मैं पानी में घोलूं, जल में घोलता हूं, तो ये भी वही आयन देते हैं जो ये लवण अपने सरल रूप में होने पर देते हैं। तो यही बोला गया है, ये केवल क्रिस्टलीय अवस्था में ही स्थायी है। ये क्रिस्टलीय अवस्था में, यानी क्रिस्टल के रूप में रहेगा, तभी ये
ये इस रूप में रहेगा, अन्यथा पानी में घुलने पर या उसके विलायक में घुलने पर अपने मूल आयनों में टूट जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं KCl का अगर मैं अध्ययन करूं, टेस्ट करूं, परीक्षण करूं, तो उसमें K+ और Cl- दोनों का मुझे परीक्षण मिलेगा। MgCl2 का भी करूं तो Mg+2 और Cl का भी मुझे आयन का टेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर मैं KCl MgCl2 और 6H2 का करूंगा तो यहां पर भी मुझे K+ और Cl- और Mg+2 का मुझे टेस्ट मिलेगा, परीक्षण मिलेगा। तो यहां पर अपने गुणों को, आयनिक गुणों को उन्होंने चेंज नहीं किया है, सिर्फ चेंज हुआ है उसका क्रिस्टल स्वरूप चेंज हुआ है। मतलब KCl का अलग तरह का क्रिस्टल है, MgCl2 का अलग तरह का क्रिस्टल है। दोनों को मिलाने पर एक नए तरह का क्रिस्टल मिला। दोनों के क्रिस्टल का क्या नहीं मिला, दोनों के क्रिस्टल का मिश्रण नहीं मिला। ये दोनों के क्रिस्टल का मिश्रण नहीं है, ये क्रिस्टल एक नया तरह का क्रिस्टल बन गया है। यही बात आप समझेंगे। दो या दो से अधिक यौगिकों को मिला, दो या दो से अधिक लवण के विलयन को मिला करके जो नया लवण प्राप्त करते हैं, उस नए लवण का क्रिस्टल जो मूल लवण था उसके क्रिस्टल से अलग प्राप्त होता है। ऐसा क्रिस्टल सिर्फ, और ये क्रिस्टल जो होता है वो स्थायी नहीं होता, सिर्फ ठोस अवस्था में ये क्रिस्टल स्थायी है। जल में घुलने पर यह क्रिस्टल वो मतलब ये क्रिस्टल नष्ट हो जाते हैं, उस रूप में ये प्राप्त हमें नहीं होते हैं। यहां पर बोला गया ये संरचना फिर से वो आयनिक संरचना में चेंज हो जाती है। अब इस बात को समझने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा यहीं पर रुक करके मैं अगर 3, 4, 5 बार भी करूंगा तो आधे घंटे निकलने के बाद भी वहीं के वहीं लटक जाएंगे। सो समझें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, फिर आपके दिमाग थोड़ा सा प्रोसेस होगा। एक दिन आप सोएंगे, मैंने लगता है ये सूत्र है जो जिसमें दो तरह के लवणों का एक नया क्रिस्टल प्राप्त हुआ है, फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको कहा जाता है मोहर साल्ट कहा जाता है, मोहर लवण कहा जाता है या FAS कहा जाता है। ये है फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, 6H2O। इसी तरह से पोटास एलम में होता है पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24H2O इसका लवण। अब देखें हम यहां पर जाएं